बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अपना गम ताज़ा करने के लिए बैठे हैं और जाहिर है कि आपके वालिद मोहतरम जनाब कैसर मुफ्ती साहब, उनका जो इंतकाल हुआ वो उनके हल्के के लिए, तो मैं चाहता था कि इस मौके पे क्यों ना मैं आपसे मिलूं और उनकी कुछ यादें ताज़ा करूं। आपने उनको बहैसियत वालिद कैसे पाया, बहैसियत प्रोफेशनल गाइडेंस आपने कैसी सीखी, पहले थोड़ा सा अपना ज़रा फैमिली बैकग्राउंड बताएं। ये तो मुझे मालूम है कि आप भी इकलौते, आपके वालिद साहब भी इकलौते, और ये भी मुझे मालूम है कि उनकी ज़्यादा एफिलिएशन अपनी वालिदा के साथ थी, मुफ्ती साहब की हमेशा उनसे जिक्र करते थे ये। इसके अलावा मैं उनके बुजुर्गों को नहीं जानता हूँ। जी शुक्रिया तस्लीम भाई। बहुत जिसको कहते हैं मेरे लिए ये एक इम्तहान है कि मैं अपनी हिम्मतों को जमा करूं और अब्बा के बारे में वो बातें करूं और उस वक्त करूं जबकि वो हमें मौजूद नहीं है। मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ शेयर करूं। हमारे वालिद जो हैं वो इंडिया से आए। हमारे दादा मेरठ से, जी मेरे अब्बा का नाम मेरठ से था और हमारे अब्बा इंटर करके आए थे। हमारे दादा वहीं रह गए थे। अच्छा। उन्होंने वहाँ दूसरी शादी कर ली थी। अच्छा। तो अच्छा। वो हमारी दादी के ये वाहिद औलाद थे। हाँ, ये तो मालूम है। तो वो इंडिया से आए यहाँ और पहले ढाका में रहे और फिर यहाँ कराची आए। तो नॉर्थ नाजाबाद में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्वार्टर्स अच्छा हुआ करते थे। ढाका भी रहे थे ये? जी ढाका में भी रहे। कितना अर्सा? ज्यादा ढाका में मतलब आप समझ लें इतना अरसा जरूर रहे कि उन्हें बंगाली बहुत फ्लुएंट आती थी। अच्छा। बल्कि और शायद हिंदी और संस्कृत वगैरह भी आती थी। वो जी अलग बात है। वो हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी आती थी। हिंदी लिखना भी जानते थे और बंगाली बोलते बहुत अच्छी थे। मुझे याद है कि वो उन तमाम लोगों से, जैसे हमारे अब्बा के कुछ दोस्त थे जिनके नौकर बंगाली थे, तो हमारे अब्बा उनसे बंगाली में ही बात करते थे। अच्छा। और ये अपने प्रोफेशनल सर्कल्स की, जैसे जब ये बांग्लादेश वगैरह जाते थे तो ये वहाँ बांग्ला में पढ़ते थे। अच्छा, गालबन जब ये बंगाल में से शादी तो नहीं हुई थी? जी अकेले रहते थे। बहुत ही स्ट्रगल लाइफ, जैसे कि उस जमाने में सभी की थी। जी जी बिल्कुल। हमारे अब्बा की भी बहुत ही कठिन जिंदगी थी, जो कि इसका इदराक हमें शायद अभी तक भी नहीं है। मगर ये कि बहरहाल तो वो इकलौती औलाद थे हमारे अब्बा। और हमारी दादी ने अपनी एक भतीजी जो थी उनकी परवरिश की थी, तो वो हमारी सगी से बढ़कर है और करीब तरीन है। तो उसके बाद फिर अब्बा यहाँ रहे और उसके बाद थोड़े अरसे वो ईरान में भी गए। ईरान भी कुछ उनकी पोस्टिंग थी या उन्होंने नौकरी की, मुझे ये पता था कि वो, इसीलिए वो अपनी ज़िंदगी भर जो है ना, एक तो इंडिया उनकी जिसको कहते हैं कि नस नस में भरा हुआ था। इंडिया से उनको ख़ास मोहब्बत थी और जैसे आम पाकिस्तानियों की तरह होता है कि हम लोग जो है वो मैच होता था तो हम एक उसको ज़िंदगी मौत का मसला बना देते थे। तो वो हमेशा उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते थे कि भाई ये तो खेल ही है, इसमें इतना ना करें आप। और बार बार वो कहते थे कि भाई इंडिया का आपका इंटेलेक्चुअली कोई मुकाबला नहीं है। मेरे ख्याल में उनको इस बात का भी इदराक था। बंगाल के बारे में भी यही कहते थे कि वो बंगाल के लोग भी और इंडिया के लोग भी वो हुब्बुल वतनी में और किरदार में हमसे बेहतर है। सही। तो ये हमेशा वो कहते, और बंगाल के लोगों को वो काफ़ी कहते थे कि काफ़ी इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो उसके बाद फिर 73 में अब्बा की हमारी शादी हुई और फिर उन्होंने ये घर हमारा गुलशन इकबाल में बनाना शुरू किया, जो कि बहुत बेअबान इलाका था उस ज़माने में। तो हमको 40 वाले साल वहाँ रहे और उसके बाद फिर हमको 8 साल पहले अस्करी 4 में शिफ्ट हो गए और फिर वहीं गुलशन इकबाल बेअबान इलाका KFC के पीछे वाला। मतलब आप समझ लें कि हमारी वालदा बताती हैं कि जब हमारे अब्बा ने मकान बनाया और ये लोग रिक्शा में, अब्बा के पास गाड़ी नहीं थी, रिक्शा में आते थे, तो हसन स्क्वायर पर रिक्शा वाला रोक देता था कि मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। कहाँ जंगल में लेके जा रहे हो? तो आप सोचिए मतलब। और आज पोजीशन ये है कि जो नीपा चौरंगी जहाँ हमारा पहला घर था वो तो अब बहुत पीछे रह गया, उसके आगे कितनी आबादी हो गई है। आपकी तरफ यहाँ दूसरे मेहमान की तरफ कितनी आबादी। तो ये एक वक्त की बात। तो मुफ्ती साहब ने कैरियर यहाँ पाकिस्तान में स्टार्ट किया, गालिबन IDBP से स्टार्ट किया उन्होंने? नहीं, अब्बा ने पहले एक जगह सीमेंस में वो सेक्रेटरी थे। मैंने उनका बायोडाटा पढ़ा। अच्छा। तो सीमेंस में वो कोई सेक्रेटरी थे, किसके थे मुझे नहीं पता। सीमेंस में थे, उसके बाद वो IDBP में गए, IDBP के बाद वो UBL में भी रहे और उसके बाद फिर वो कुवैत आए।
जी हाँ, फिर तो मालूम है जी उसके आगे जी वो जी प्रोडेंशियल मुजारबा भी गया और कई जी कंपनियों जी प्रॉमिस भी दिए जी। अच्छा 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 अच्छा। तो पहले तो जरा बताएं कि मुफ्ती साहब घर में कैसे थे, आपके साथ कैसे थे? एक एक छोटी सी फैमिली, जी न्यूक्लियस फैमिली, और बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स आपके ना पहले थे ना अभी हैं, ठीक है? तो क्या रवैया था उनका आपके साथ? अब्बा हमारे अब मैं जैसे जैसे इर्तिका के मराहिल तय कर रहा हूँ जी उम्र के, हाँ, बातें तो मुझे समझ आती हैं। लगता है कि वो ठीक थे। हाँ। मगर मेरा उनका जैसे कि एक टीन एज में या बचपन में या नौजवानी में लड़कपन में जो वालिद के साथ एक गैप होता है, जनरेशन गैप भी होता है, कम्युनिकेशन गैप भी होता है, वो रहा। तो वो सख्त मिजाज थे। सख्त मिजाज का मतलब यूं कहूंगा मैं इसको ये समझता हूँ कि वो बेसिकली एक डिसिप्लिन चाहते थे हमारी जिंदगियों में। जैसे कि वो छुट्टी वाले दिन, उस जमाने में जुमे की छुट्टी होती थी, जुमे की छुट्टी के दिन सुबह सुबह मुझे सब्जी मंडी लेके जाया करते थे। और सही। सब्जी मंडी उनका एक शौक था, जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो सब्जी मंडी जाते थे। मैं ख्याल में कोई 20-25 साल तो मैं गया हूँ उनके साथ, शायद ज्यादा ही। बचपन में हमेशा मुझे जुमे के दिन से खौफ आता था कि मैं ये सुबह होगी तो ये जाना पड़ेगा। और ये कहेंगे हम सब्जी मंडी चलो। अच्छा, उस जमाने में सब्जी मंडी यहाँ थी शहर के अंदर। जी 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 जी, अच्छा, वो बिल्कुल। सब्जी मंडी जाते यूं थे बेसिकली कि वो मोहल्ले वालों के लिए सब्जियां खरीदते थे। हाँ। और वो जैसे कि हर चीज 5-5 किलो। अब वो वहां तो लोग शायद ये समझते थे कि हमारा अपना भी कोई कारोबार है सब्जियों। बहुत मुश्किल था वो, और उसमें बहुत ज्यादा नागवारी होती थी कि पहले वहां जाए ढोते ढोते घर आओ, उसके बाद फिर बैठ के उनको वो हो, फिर वो देने जाओ। फिर ये चीज आगे बढ़ गई, आगे जी। इस तरह बढ़ गई कि जैसे कि जब जरा हम बड़े हुए तो पता लगा जैसे उनके कोई दोस्त हैं या उनकी बेगम है, उनको हकीम ने फॉर एग्जाम्पल पालक बताया है कि हाँ। पालक खाइएगा, या हमारे अब्बा ने कहा कि आपके पैरों में दर्द है, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो आप फला चीज खाइएगा। उन्होंने कहा जी मिलती नहीं, उन्होंने कहा जी मैं ले आऊंगा। हाँ। अच्छा, फिर ये होता था कि फिर हम सब्जी मंडी जाते थे। उस सब्जी मंडी के बाद वो चीजें सब लेकर पहले उनके घर, जैसे डिफेंस में या क्लिफ्टन में कहीं जाना होता था, वहां जाते थे। और चूंकि अब्बा को हमारे पता होता था कि वो लोग सो रहे होंगे, तो मेरी ड्यूटी लगती थी कि दरवाजा कूद के अंदर जाओ, दीवार कूद के, दरवाजा कूद के, उनको जगाओ नहीं, अंदर जाओ, और वो टोकरी ऊपर से दे देते थे मुझे और उनके गेट के आगे रख दो, और फिर कूद के बाहर आ जाओ। तो आप समझ लें ये एक और मतलब हमारे, मैं आप ये समझ लें कि हमारे आप जानते हो कि मशहूर मौक़िफ़ शायर थे असलम फरूकी साहब, डॉक्टर असलम फरूकी। और बल्कि मैं बताऊं कि मेरे बाद जो मुफ्ती साहब का जो ताल्लुक हुआ, उसमें एक वजह असलम फरूकी साहब भी थे। अच्छा, प्रोग्राम में ये कहा था कि हमें तो पता ही नहीं है कि सब्जियां कितने किस भाव आती है, क्योंकि 20 साल से तो मुफ्ती साहब सब्जियां खिलाते हैं। तो वो सब्जियां बटती थी, वो फिर वो हाँ, वो उसके वो बनते थे कोई इतना। तो अब ये कि वो, मगर ये कि फिर वो कहते थे कि आप सुबह ना, मेरा ख्याल है कि वो उनका था कुछ लोगों के लिए कुछ करने का शौक, जितनी भी हिम्मत हो। अच्छा, ये तो आप एक रुख बता रहे हैं ना, मुझे उनकी जिंदगी की और भी रुख बहुत से मालूम है जो मैं आपको बताऊंगा। वो उनकी अपनी हर चीज एक मखसूस हुआ करती थी। हम दफ्तर से निकलते थे तो उनकी मखसूस चीज थी। यहाँ तक कि मुझे ये भी मालूम है कि वो एक रबर मार्केट में एक आध मखसूस दुकानदार से, जिनको वो हर साल कैलेंडर, वो डायरी पहुंचाने जाते थे। अब कभी कोई डीलिंग हुई होगी, से फरमाइश की होगी, तो वो मैंने उनका खास आदत देखी थी कि वो बड़ा वफादार आदमी थे और इन सब चीज़ों का बड़ा ख्याल करते थे, जिसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। जी तस्लीम भाई, ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारी बातें तो मुझे उम्र के इस हिस्से में आके पता लगी। और सच पूछे तो अब्बा की मौत के बाद जो मुझे पता लगा, मुझे लगता है कि मैं जितनी बातें हमारे लोगों ने आके बताई, जो उनकी शख्सियत के पहलू हमसे ओझल थे, तो मैं अपनी बेगम से एक दिन कह रहा था कि ये जो बातें हो रही हैं ये किसी और शख्स की हैं, ये हमारे बाप की नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लोगों के साथ उनका बहुत ज्यादा, एक तो वो पब्लिक, ही वाज अ पीपल मैन। जी जी बिल्कुल। तो वो उनको लोगों के साथ मिलना जुलना और ताल्लुकात की थी कि उसका शायद तसव्वुर मैं तो कभी कर ही नहीं सकता मैं कर सकता हूँ कि मैं आपने तो वक्त गुजारा है, मगर मैं तस्वीर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मैं अपने अगर पूरे दिन को देखता हूँ, हाँ। तो मुझे इतने बजे दफ्तर जाना है, फिर मुझे मुख्तलिफ अपने, कोल्लू की पहल होती है हम लोग। नहीं, वो तो उनके नजदीक तो छुट्टी कोई चीज नहीं थी। जी जी जी। यानी कि मैं आपको ईमानदारी के बताऊं, 40-45 साल की अगर मैं गुज़िश्ता याद करूं, मुझे याद नहीं पड़ता हमारे पास कभी एक दिन भी हमें सीव्यू ले गए हो। अच्छा। मतलब
उनके नजदीक हम जब भी गए, किसी के साथ गए, दोस्तों में, रिश्तेदारों में गए, और फिर जब मैं बड़ा हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुद। मगर ये कि उनके नजदीक पिकनिक ये चीज नहीं थी। पिकनिक ये होती थी कि मतलब वो पिकनिक एक तरह से हमारे लिए सजा बन जाती थी, क्योंकि वो कहते थे कि भाई जुमे के दिन एक तो सुबह उठ जाओ, दोपहर को नींद पूरी करने ना सुबह जल्दी उठ जाओ। अच्छा, हमारा ख्याल ये था बचपन में कि नहीं यार ये तो क्या बात हुई, अब आज छुट्टी का दिन है तो देर तक सोएंगे। तो यहाँ हमारा बड़ा उनसे इख्तलाफ रहता था कि सब्जी मंडी नहीं भी जाना है अगर हाँ। तो आप सुबह जल्दी उठ जाएं। और फिर ये कि वो वैसे वो गलत नहीं कहते थे। मैं भी एक जमाने में जाता था समुद्र वगैरह के, तो वहां से मेरा वापसी के टाइम 9:30-10 का होता था कि सुबह इतनी जल्दी जाओ कि होने के बाद 9:30-10 तक अपने घर आ जाओ। तस्लीम भाई शायद ये बातें मैंने नहीं सीखी होंगी। असल में तस्लीम भाई बात ये ना कि वो ये बात मैं मेरा ख्याल ये होता है, अब मैं ये समझाऊं कि ये वालिद में और औलाद में ये वक्त सिखाता है औलाद को कि यार अब्बा ने जो किया था वो मेरे भले के लिए किया था और ये ठीक था। इससे अच्छा जो उनकी जिंदगी में काम भी इतने सारे थे और वो सब कर लेते थे। मतलब मैं आपको एग्जांपल दूं, जब उनकी मौत के बाद मैं उनकी फाइलें देख रहा हूँ तो 1964 में उन्होंने अपने बैंक से एक दिन की छुट्टी ली थी। वो एप्लीकेशन भी रिसीव हुई उनकी उसकी फाइल में खजीना था आज भी। तो उनके पास फाइलों डेडिकेशन और हर चीज एक उसमें कि मुझे लगता था पूरे दिन ही शायद वो फाइलिंग ही करते रहते थे। तो वर्सटाइल आदमी थे। तो अतः वैसे उस दौर में जब अब्बा इतने सख्त थे तो कभी कुछ अफसोस नहीं हुआ कि दूसरों की जो इकलौती औलाद होती है उसको तो बाप खूब बिगाड़ा करते हैं। किसी की इकलौती औलाद होना वो तो पूरा लोग बिगाड़ते हैं ना, और आपके साथ इतना ये उनका जो रवैया था। अब्बा ने हमारे में बताऊं आपको, ये बात बिल्कुल सही है। मैंने हमारी दादी हुआ करती थी, मैंने उनसे एक दिन शिकायत की थी कि आज तक मुझे याद नहीं है हमारे अब्बा ने हमारी कोई तारीफ की। खैर हमारी तारीफ की कोई बात भी नहीं थी, ये बात भी मैं कोई ऑर्डर ही पढ़ने में था, मेरा कोई बहुत ज्यादा शौक भी नहीं था, मैं कोई बहुत ज्यादा मतलब जिसमें आई वाज ऑर्डर इन ऑल टर्म्स। मगर ये कि कभी भूले भटके से ही अब्बा ने कोई तारीफ की हो किसी के सामने, तारीफ किसी ने दूसरों के बच्चों की खूब तारीफ करते थे। अच्छा, इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी थी जैसे कि हमारे अब्बा खेल पे बहुत जोर देते थे। अच्छा, मुझे जो था ना वो कहते थे यार ये सब छोड़ो, बातें छोड़ो, खेलो, फिजिकल वो करो, फिजिकल एक्सरसाइज करो, खेलो, टेनिस खेलो, क्रिकेट खेलो। और वो तो ये तक कहते थे कि पढ़ने से ज्यादा खेल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम फिजिकली फिट होगे तो मेंटली फिट होगे और फिर तुम पढ़ाई कर सकोगे। ये बात भी उस वक्त हमारी समझ में नहीं आती थी। तो ये बात बिल्कुल सही है कि हम इस बात में बड़े शाकिर रहते थे कि वो अकलौती औलाद वाली मौजें नहीं हमारी। अच्छा, मोहल्ले में भी कभी झगड़ा हो गया बच्चे के किसी के साथ, किसी ने हमें मार दिया तो फैटी अपनी लगनी है। तो वो कभी भी ये नहीं होता था कि अच्छा दूसरों के अब्बा आ जाया करते थे, वो हमें डांटते थे। हाँ। और हमारे अब्बा कभी बाहर निकल के उसके बच्चे को नहीं डांटते थे, दूसरे लड़के को। वो हमें कहते थे भाई तुम चुप रहो, फलाना फलाना। मैं कहते ये अजीब सी बात है कि दूसरा अगर हमें मारे तो भी उसके अब्बा हमें डांटे। हाँ। और हमारे अब्बा भी हमें ही डांटे। हाँ। तो ये मगर ये के बाहर मेरे ख्याल में लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि वक्त के साथ ये मालूम ये हुआ कि जो उनका रवैया था उसे फिर पे किया। उन्होंने आपको रफ एंड टफ का आदी किया अच्छी तरीके से, ठीक है। उन्होंने आपकी बहुत ज़्यादा पैम्परिंग नहीं की किसी अंदाज से, कि होता है ना कि जो आजकल के बच्चे हम बिगाड़ देते हैं उसकी बेजा तारीफें करके हर एक के सामने। तो आपको एक रियल दुनिया में रखा उन्होंने। मेरा ख्याल है तस्लीम भाई मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। 2-3 वजूहात पे मुझे बहुत फायदा हुआ और मैं समझता हूँ कि अब्बा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मोर देन व्हाट आई कैन एक्सप्रेस। मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं अब्बा के पास जब आखिरी उनकी जॉब थी जो पैरामाउंट की थी शायद, तो उनको कंपनी की तरफ से 2 गाड़ियां मिली थी। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं 2 गाड़ियां नहीं लूंगा, एक तो मेरे पास रखी हुई है, पनात पसंद आदमी थे, तो मैं एक बार रखी हुई है घर वाली, अब आप मुझे एक दे दीजिए। तो जो घर वाली गाड़ी थी, मुझे हुआ कि भाई मैं उस वक्त सीए कर रहा था कि ये तो गाड़ी मुझे मिल जाएगी, घर की जो गाड़ी मुझे मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, गाड़ी आपको जब मिलेगी जब आप इसका पेट्रोल और मेंटेनेंस खुद बियर कर सकेंगे। अब सीए में स्टाइपेंड जो थी ना, उस जमाने में 1100 रुपए स्टाइपेंड मिलती थी। पहले 300 रुपए मिलती थी, फिर 1100 रुपए मिलती थी। फिर जैसे जैसे इम्तहान पास होता था वो स्टाइपेंड आई कैप के हिसाब से बढ़ती रहती थी। तो वो बढ़ के भी कोई 3,500-4 हजार रुपए हुई थी, जिसमें हम पेट्रोल और मेंटेनेंस मेंटेन शायद नहीं कर सकते थे, मुझे याद पड़ता है। तो मैं 3-3 बसें बदल के, और अच्छा क्योंकि आर्टिकलशिप में आपको क्लाइंट्स पे जाना होता था, तो आप अब्बा हमारे कहते थे यार कोट वोट पहन के जाओ, टाइयां लगी हुई, कोट पहना हुआ, और 3-3 बसें बदल के आप पहली बस बदल के वहां तक जाए, वहां से बदल के वहां तक जाए और कोट पहने हुए। अब वो इतना बुरा लगता था और इतनी परेशानी होती थी कि घर पे गाड़ी खड़ी हुई है। अब मेरे दोस्त बड़ा नाराज होते थे इस बात पे कि यार ये फायदा क्या है, ये तुम क्या कर। हमें भी आप समझ लें कि जितना हैरत थी, हमें उससे ज्यादा गुस्सा था यार अब्बा क्या कर रहे हैं।